हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि गेट 2021 में आए हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा बिकॉज हम लोगों ने 50 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं इस चैनल पे एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल। इट हैज़ंट बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, so thank you so much for supporting me. तो विद दैट बीइंग सेड अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है विच इज़ 53 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अबाउट दिस सोलेनॉइड काइंड ऑफ स्टफ। सो इट इज़ प्रोबेबली पहले अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इट इज़ अ सोलेनॉइड, पर इसका जो शेप है शेप इज़ लाइक सी शेप्ड है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Question says, consider a cross section of an electromagnet having an air gap of 5 cm. As shown in the figure, it consists of a magnetic material mu equals, okay, so magnetic permeability दे रखी है आपको, and is driven by a coil having Ni equals 10 to the power 4 ampere, where N is the number of turns and I is the current in the in ampere. Ignore the fringe fields, ठीक है, fringe fields को हम लोग ignore कर देंगे. The magnitude of the magnetic field B in Tesla rounded off to 2 decimal places in the air gap between the magnetic poles is. ठीक है, सो आपको यहाँ पर जो एयर गैप है इसके बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बतानी है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो लेट्स जस्ट से आपका करंट इस डायरेक्शन में एंड विद दैट आपका करंट ऐसे कुछ आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आपको करंट मिलेगा। तो इस डायरेक्शन जब करंट है आपका तो आप क्या लगा लोगे, राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे, देन यू विल काइंड ऑफ गेट कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो टेक्निकली यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मान लेते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बी। ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मान लेते हैं हम लोग, इट इज़ बी नॉट, राइट। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो इसकी लेंथ है, इट इज़ क्लोज टू 5 सेंटीमीटर। जितना एयर गैप है उतना ही आपकी ये इसकी लेंथ है, सो आई जस्ट राइट 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी ऑलरेडी नो कि जब आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी बी इक्वल्स म्यू एन आई। मैं यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी इज समथिंग एल्स। ठीक है, सो जो जो म्यू है, म्यू इज एक्चुअली म्यू रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट। ओके, सो दिस इज योर म्यू। ओके, तो यहाँ से आपकी बी निकल के आ जाएगी, बी इक्वल्स सम 20,000 म्यू नॉट इंटू एन। अब देखो ये एन आपकी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इज 10 टू द पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 लगा देंगे यहाँ पे और डिवाइड भी कर देंगे 5 सेंटीमीटर से। सो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर। अब क्या होगा, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी तो सिंस यहाँ पर मीडिया चेंज हो जाता है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी अलग थी और यहाँ पर एयर गैप की परमेबिलिटी अलग होगी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो अब हम लोग लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, डी परपेंडिकुलर इक्वल्स डी परपेंडिकुलर डी1 और डी2। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एप्सिलॉन 1 E1 होता है पहले मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इट्स परमिटिविटी या डायरेक्टर कांस्टेंट इक्वल होता है आपके दूसरे मीडिया के परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के। सिमिलर फैशन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी बाउंड्री कंडीशन लगती हैं, और इस केस में क्या होता है, आपकी जो दूसरे मीडिया में मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नेटिक परमेबिलिटी इक्वल्स टू द एयर गैप, या फिर जो दूसरा मीडिया है उसकी परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो ये बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर, एंड म्यू आपका क्या होगा, इसकी परमेबिलिटी होगी, एंड बी नॉट इज योर द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस एयर गैप,
एंड डिवाइडेड बाय द म्यू नॉट विच इज़ द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ दिस एयर गैप। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम लोग 20,000 म्यू नॉट करेंगे 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय, अब ये म्यू से आप डिवाइड करो तो म्यू इज़ नथिंग बट हमने यहाँ पे देख रखा है ये इतना है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट इक्वल्स म्यू नॉट। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π × 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कुछ आंसर 4π आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्लोज टू 0.25 टेस्ला आएगा। तो दैट विल बी योर आंसर ओवर हियर। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 48। वैसे तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है बट इट कैन बी एक्चुअली सॉल्व विद द कंसेप्ट फ्रॉम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है, सो हम लोग इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सो द कूलम एनर्जी कंपोनेंट इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियर इज 18.432 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द रेडियस ऑफ द यूनिफॉर्म एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियस इज 3 Fermi femtometer, the current corresponding atomic number rounded off to the nearest integer is। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर क्या सपोज कर सकते हैं कि आपका जो भी न्यूक्ली है, न्यूक्ली को हम लोग स्फेरिकल सपोज कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने पढ़ा होगा जब अब एक स्फेयर होता है एंड इफ दिस स्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ सम चार्ज, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली ड्राइव द फॉर्मूला फॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी बट आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज क्लोज टू 3/5 Q²/4πε0 आई थिंक नहीं होता है, एंड आर भी आ जाएगा आपका जो रेडियस की होगी यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकल शेल, नॉट शेल बट सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो इसकी सॉलिड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई एंड ये आपको वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है। तो हम इस न्यूक्लिक की केस में लेके आ सकते हैं इसे। तो न्यूक्लिक केस में क्या हो जाएगा, इक्वल्स 3/5 × Z²E²/4πε0 R। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, E²/4πε0 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल काइंड ऑफ पुट सॉरी it will be 18.432 equals 1.44 1.44 आ गया and this will be 3/5 Z²। ठीक है, Z² हो जाएगा यहाँ पे and when you will solve this so यहाँ पर 12.5 कुछ आ जाएगा यहाँ पे and there will be upon R भी आएगा यहाँ पे, this will be 3/5 Z²/3 Fermi। 3 Fermi। अब सिंस यहाँ पर ये फर्मी में ही एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी में है ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर अभी फर्मी एक FM रह गया, तो हम 3 से 3 कैंसिल करेंगे एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई एक्चुअली इट विल बी 12.4। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो Z² आएगा दैट विल बी 64 एंड Z आपका जो आ जाएगा दैट विल बी 8। सो द आंसर इज 8 फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so now let's come on to the next question. So the next question is a linear charge particle accelerator is driven by an alternating voltage source operating at 10 megahertz. Assume that it is used to accelerate electrons after a few drift tubes. The electrons attain a velocity itna. The minimum length of each drift tube in meter to accelerate the electrons further rounded off to the nearest। okay, so the question says कि आपके पास एक लीनियर चार्ज एक्सेलरेटर है, तो आप इसमें चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उससे आपके पास कुछ ऐसा चार्ज एक्सेलरेटर है। ठीक है, एंड आपका जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ समवेयर ओवर हियर। ठीक है, सो व्हाट यू वुड वांट इज अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है, यहाँ पर आपका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए एंड समवेयर एल्स आपका चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगे और यहाँ से अट्रैक्टिव, यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लगे, एंड देन ये आपका क्या होगा,
दिस हैज़ टू बी इन काइंड ऑफ इस फॉरवर्ड मोशन में मूव करना चाहिए इसे, ठीक है। जो वेव होगी, दैट वेव हैज़ टू, सिंस इट इज़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सो दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज़ टू चेंज इट्स पोलैरिटी बेस्ड ऑन द आपका जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सिंस यहाँ पर ये वेलोसिटी गिवन है एंड आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। सो जो लैम्डा हम क्या मान सकते हैं, लैम्डा इज 2.9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁶ ये आ जाएगा। एंड दिस हैज़ टू बी so it has to be 29 meters, ठीक है। 29 meters आगे, but this is not the correct answer, now please understand this। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके पास अगर कोई वेव है, तो आपकी वेव कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो व्हाट यू वुड वांट इज कि आपका जो इलेक्ट्रॉन सिंस इट विल बी फोर्स्ड इन दिस राइट डायरेक्शन बाय नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट यू वुड वांट इज कि आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस पोजीशन पे ही रहे, एंड देन जो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है दैट हैज़ टू कम एट दिस, तो जो पीक वाला पॉजिटिव, तो दिस पीक वाला पॉजिटिव एंड पीक वाला नेगेटिव दैट हैज़ टू बी ओवर हियर एंड द पीक वाला पॉजिटिव हैज़ टू बी ओवर हियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका जो लेंथ होनी चाहिए ड्रिफ्ट की, दैट हैज़ टू बी λ/2। so the correct answer for this question will be λ/2 and the answer is 14.5 meters। Okay, so now let's come on to the next question. So next question is 29th one, and the question says an electromagnetic wave having electric field this is incident at 90 degree on a square slab from vacuum. Okay, as shown in the figure, the slab is composed of two different material with refractive indices N1 and N2. Assume that the permeability of each medium is same. After passing through the slab for the first time, the electric field amplitude in volt per centimeter of the electromagnetic wave which emerges from the slab. Okay. So what you have to actually do is you have to actually tell कि यहाँ पर जो second media है या फिर जो second यहाँ पर reason है, यहाँ पर आपकी जो रे जा रही है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, क्या एम्पलीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका। तो इट इज़ प्रीटी काइंड ऑफ इजी टू डू, बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही है। कंफ्यूजन इज बिकॉज लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन दिस। तो जैसे ही आप यहाँ से आगे मूव करोगे, ठीक है, एंड देन यहाँ से इधर आपकी वेव जाएगी, तो फॉर सम टाइम you might actually think कि यहाँ पर आपकी वेव आगे भी निकल जाएगी, लाइक यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक इट माइट गो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जानी चाहिए, बट इट विल नॉट गो लाइक दिस, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पर आपकी जो रे है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी नो कि आपका जो साइन सी है, द क्रिटिकल एंगल दैट इज़ 1.1/2.2, ठीक है। जो आपका पहला मीडिया जो जिस मीडिया में जा रही है डिवाइडेड बाय फ्रॉम द मीडिया इट इज़ गोइंग। तो सिंस हम लोग डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR हो सकता है। फॉर दिस वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट आपका जो C आएगा, द क्रिटिकल एंगल, let us call it this. The critical angle over here will be 1/2 sin 1 that has to be 30 degree, ठीक है। तो वो क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, एंड सिंस वी नो कि जब आपकी रे परपेंडिकुलर जा रही है दिस हैज़ टू बी 90 डिग्री, एंड जो आपका यहाँ पर एंगल है दैट हैज़ टू बी 45 डिग्री, एंड अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे दैट हैज़ टू बी 45 डिग्री। इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, सिंस ये वाला एंगल इज़ ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस द रे इज़ गोइंग फ्रॉम 1 टू दिस रेक्टेंगुलर स्लैब, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना ट्रांसमिटेड वेव हुई है वो निकालना पड़ेगा। सो ट्रांसमिटेड वेव के लिए हम लोग
एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, दैट इज 4n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर. सो दिस इज योर ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड. now you can calculate the transmission amplitude over here. So t will be 4 into 1.0 multiplied by since the ray is going from this n0 to n1, we will use 2.2 divided by since you will add them to 3.2 आएगा and then multiply 3.2 square हो जाएगा. And then you can actually solve this, and the t that you will get 1.1 and this will be 1.6, and we can also do something like this. So we'll get 11 divided by 1.6 multiplied 0.8, कुछ इतना आ जाएगा आंसर आपका फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है, इस जगह पे तो इतना आपका एम्पलीट्यूड अंदर जाएगा वेव का, एंड देन यहाँ से टोटल ट्रांसमिट हो जाएगा इधर, सॉरी ट्रांसमिट नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका. ठीक है, इतना एम्पलीट्यूड यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया और यहाँ से टोटल इतना ही निकल गया. एंड देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही फिनोमेना होगा, इतने ही एम्पलीट्यूड बाहर निकल पाएगा, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर वापस. तो व्हाट विल डू इज, लेट अस जस्ट से यहाँ पर टी निकल गया है, तो जो टी निकल गया दैट विल बी नथिंग बट यही एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लाई हो जाएगा खुद में 0.8. तो टी विल बी एंड सिंस आपका जो एम्पलीट्यूड गिवन है वेव का दैट इज 8, यू विल आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर लो एंड देन यू विल गेट 0.1 ओवर हियर, एंड देन यू कैन डू समथिंग लाइक, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, आप मल्टीप्लाई कर लो ऐसे. तो द मल्टीप्लिकेशन विल लीड टू t equals 11 into 11 and divided by this. So the answer says is closest to, okay, a question says closest to. So हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, we can actually kind of cancel these out because 12 ये कुछ close to 1 आंसर आना चाहिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो जो t आएगा आपका ये will be close to 1.6. यहाँ पर जो closest आंसर जो मैच किया मेरे लिए, that was this one, 8th answer, and this was the answer I put in the main gate exam. Okay, so for the most of time I was actually confused, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर भी ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड निकाल रहा था, यहाँ पर भी ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड निकाल रहा था, एंड देन यहाँ पर भी ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड निकाल रहा था, सो आंसर मैच नहीं कर रहा था. देन इट स्ट्रक मी कि यहाँ पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है. देन आई काइंड ऑफ got the condition for this, and then I realized yes, so total internal reflection हो रहा है, and then my answer was right. Now let us come on to the next question. So now we are at 12th question. So 12th question says a material is placed in a magnetic field intensity H, as a result bound current density JB is induced and magnetization of the material is M, the magnetic flux density is B, and yes, so we have to actually tell कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो देखते ही एक बार ही आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाए कि ये वाला ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मैक्सवेल. ठीक है, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मैक्सवेल, दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली राइट. And now what you can do is you can actually go one by one, in सब में आप जा सकते हैं, बट जो आंसर सही है मैं डायरेक्ट उसी पर आता हूँ. आई एक्सप्लेन कि बाकी के आंसर रॉन्ग क्यों हैं. तो द सेकंड राइट ऑप्शन इज दिस वन, बिकॉज जे बी इज नथिंग बट डेल क्रॉस एम. ठीक है, डेल क्रॉस एम, एंड एम इज मैग्नेटाइजेशन produced in the material. So magnetization is nothing but magnetic moment per unit volume. ठीक है, and when you will do the dot product of JB, then you will get dot product of JB and del cross M. So we already know कि जब भी आप कर्ल का डॉट प्रोडक्ट लोगे विद दिस डेल ऑपरेटर, यू विल ऑलवेज गेट 0. ठीक है, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज नहीं पता है, देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ
सेपरेट वीडियो ऑन वेक्टर कैलकुलस जो आप देख सकते हो, एंड जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, एंड आई विल ऑल्सो पुट इट इन द डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो वी गॉट द 2 राइट आंसर्स, जो आपके ये 2 होंगे। ओके, अब ये समझ लेते हैं जो ऑप्शन गलत है वो गलत कैसे हैं। तो वी ऑलरेडी नो दैट योर बी इज म्यू नॉट एच प्लस एम, ऑलराइट। So you can actually take the dot product over here and you will get del dot b equals mu naught del dot h plus del dot m, ठीक है। और ये सब वेक्टर्स हैं, प्लीज रिमेंबर दीज आर वेक्टर्स, ठीक है। वी नो कि आपका ये वाली क्वांटिटी 0 होती है, तो टेक्निकली आपका जो del dot h है that will be negative of del dot m. So since the magnetization is there in the material, then the dot product of it will be a number, that this will be something, okay. This will not be like 0, and hence since this is not 0, so this will not be 0. That is why these both of these quantities will not be 0. So these are wrong interpretations. Now let's come on to the next question. So the next question is, as shown in the figure, an electromagnetic wave with intensity I, that is intensity of incident wave, of two media having refractive index is n1 equals 1 and n2 equals under root 3. The wave is reflected with intensity IR and transmitted with intensity IT. Permeability of each medium is same. Reflection coefficient is this and the transmission coefficient is this. So choose the correct statements. Okay, so this is MCQ, not MCQ, it is MSQ question. इसमें से एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, बट लेट्स सी यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रूस्टर एंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो लेट मी एक्चुअली टेल यू अबाउट ब्रूस्टर एंगल। तो ब्रूस्टर एंगल इज एन एंगल एट विच आपकी जो रेज होती हैं, ये आपके रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पर जो पोलराइजेशन, इट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट। तो जब भी ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर इस मीडिया पड़ेगी एंड एक ऐसे एंगल पड़ेगी, IP पर पड़ेगी, देन व्हाट विल हैपन इज, जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। एंड जो जिस डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी आपको ये प्लेन ऑफ पेपर मान लेते हैं इसे, इसके परपेंडिकुलर होगी। एंड जो यहाँ पर ट्रांसमिट वेव होगी दिस विल बी पार्टली पोलराइज्ड एंड पार्टली अनपोलराइज्ड। इसका मतलब इसमें ये भी कंपोनेंट होगा, ये भी कंपोनेंट होगा, ये भी कंपोनेंट होगा, ये भी कंपोनेंट होगा, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स होंगे इसमें। ओके, सो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो IP है, जो पोलराइजिंग एंगल है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, वो कितना होगा। तो वेल दिस विल नॉट बी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इट विल बी पोलराइजिंग एंगल, जो रेज को पोलराइज कर दें। सो वी कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट। तो 10 IP इक्वल्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। n2 अपॉन n1 आपको रिलेटिव यहाँ पर निकालना होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो IP आएगा दैट हैज़ टू बी नथिंग बट 60 डिग्री। तो वी नो कि आपको जब 60 डिग्री पर यहाँ पर रेज पड़ेंगी तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट आएंगे दोज विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो हमने इस बात को समझ लिया। अब हम आगे ऑप्शन को समझ लेते हैं। R equals 0 if theta I equals 0 degree and polarization of incident light is parallel to the plane of incidence, ठीक है। तो this option says R equals 0। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा दैट विल बी 0 अगर आपका थीटा I है, दैट इज द एंगल जिस पे इंसिडेंट कर रहे हो आप, इज 0 एंड पोलराइजेशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सिंस अब हम लोग यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल पर नहीं डाल रहे हैं इस रेस को, तो जैसे मैंने अभी आपको ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया था दैट वाज n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 स्क्वायर्ड। इतनी वेव ट्रांसमिट हो जाएगी एंड जब तो रिफ्लेक्ट होगी दैट विल बी n1 माइनस n2
स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है बिकॉज यहाँ पर हम पोलराइजिंग एंगल पर नहीं डाल रहे हैं वेव्स को। ठीक है, जो भी रे आ रही है वो पोलराइजिंग एंगल पर नहीं है। ओके, सो नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज t equals 1 if theta I equals 60 degree and polarization of incident light is parallel to the plane of incidence। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर आप 60 डिग्री पर यहाँ पर डालो, अगर ये 60 डिग्री हो गया जो भी एंगल है आपका, इफ दिस इज 60 डिग्री एंड जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसका जो पोलराइजेशन है वो इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल, जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, सिंस इसमें अब कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, सिंस ये एक बात याद रखना, ये जो 10 IP हम लोग करते हैं एंड जो भी आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है टू द प्लेन, ये तभी आ पाता है जब आप अनपोलराइज्ड लाइट डालोगे। बट सिंस यहाँ पर हम पोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं और उसका जो पोलराइजेशन का कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सारी वेव यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगी एंड सिंस आपका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं, जो आपका R होगा दैट विल बी 0। ठीक है, एंड वी नो आपका R प्लस T बराबर 1 होते हैं, तो सिंस R आपका 0 हो जाएगा सो T आपका 1 हो जाएगा, सो दिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। R equals 0 if theta I equals 60 degree and polarization of incident light is perpendicular to the plane of incidence। Well, this is wrong, it is plain wrong because जैसे ही आप परपेंडिकुलर करोगे, ठीक है, जो जो इसका पोलराइजेशन है इस रे का दैट इज परपेंडिकुलर। लेट मी टेक अनदर पेन। तो अगर इसका पोलराइजेशन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रे यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी बट टोटली यहाँ से निकल जाएगी, सो आपका R बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Now let's come on to the next option. So next option says t equals 1 if theta I equals 60 degree and polarization of incident light is perpendicular to the plane of incidence। जो हमने लास्ट ऑप्शन में किया था वही यहाँ पर हो रहा है। this t will not be 1, t will actually be 0, so this is also wrong, so only this B option is correct for this question। ओके, तो अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन पे आ गए हैं। वेल, दिस इज़ नॉट द फाइनल क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्वेश्चंस इन गेट क्वेश्चन पेपर, but for this video this will be the final question and I'll be posting another video in which I'll solve जो भी फाइनल और क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है, so now this question is sixth one, this says consider a solenoid of length L and radius R where R is very less than L. A steady current flows through the solenoid. The magnetic field is uniform inside the solenoid and zero outside। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है दैट इज कांस्टेंट, लेट अस जस्ट कॉल इट B नॉट, एंड जो बाहर है, बाहर आपका जो B है दैट इज 0। ठीक है, सो अंदर आपकी B नॉट है एंड बाहर आपका 0 हो गया। एंड जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वी हैव अ वेक्टर पोटेंशियल इज A phi। A phi आपका फाई डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन क्या होगा आपका, कुछ इस कर्व डायरेक्शन में होगा, दिस इज फाई डायरेक्शन। तो आपका A phi एम्पलीट्यूड है वेक्टर पोटेंशियल का, एंड वी नो कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली गिवन बाय डेल क्रॉस A। ठीक है, so this is your magnetic field and now we know कि आपका magnetic field is constant inside the solenoid and zero outside। तो हम लोग को क्या करना है, and we know कि आपका जो magnetic field है that has this z component only, right, क्योंकि solenoid के अंदर सिर्फ z component ही होता है magnetic field का। so we know कि अब हमें इन सब से मतलब नहीं है बिकॉज जैसे आपको दे रखा है F दे रखा है, F इज़ नथिंग बट आपको यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को पुट करना है। ओके, तो वी हैव टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक A इक्वल्स Z हैट
1 upon r del over del r r f phi माइनस del f r over del phi। ठीक है, ये आपका z कंपोनेंट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, you have to actually solve this। okay, we have to actually find out the z component of the magnetic field inside and the outside। फिर उसके बाद हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इनसाइड के केस में क्या होगा, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट वी कैन एक्चुअली पुट v नॉट इक्वल्स z hat 1 upon r। so you have to actually kind of plot it for a, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए प्लॉट करना है। तो एफ आर इज जो भी आपका a, एक्चुअली लेट मी राइट इट a इज a। ठीक है, सिंस ए आर इज 0 तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, बट दिस विल रिमेन। सो डेल ओवर डेल आर r a phi, and we can actually do something like, since this is constant तो हम इसे पहुंचा सकते हैं इधर, r b नॉट इक्वल्स del over del r r a phi। okay, so what I can do is मैं इसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ, and this will lead to v r square over 2 equals r a phi। ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, so we kind of get a form where a phi is nothing but r b naught by 2। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे a phi is kind of increasing linearly with r। इसका मतलब ये हो गया आपका जो ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आपकी जो रेडियस है, तो जो रेडियस r के बराबर नहीं हो जाती, सोलेनॉइड की रेडियस है उसके बराबर नहीं हो जाती, सोलेनॉइड की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, यहाँ तक आपका लिनियरली जाएगा, और लिनियरली जा रहा है सिर्फ इस ऑप्शन में एंड इस ऑप्शन में। ठीक है, ओके, एंड ऑल्सो आपका क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 आउटसाइड। सो हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ आउटसाइड के लिए हम 0 पुट कर लेंगे, एंड सो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अब 0 पुट कर लोगे एंड देन आपको क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, डेल ओवर डेल आर आर ए phi, दिस इज आर। ठीक है, आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, एंड देन वील गेट अ कांस्टेंट सी आर a phi। well you will also integrate it over here। now a phi will be c upon r, where c is some constant। so with increasing distance, well this is greater than कैपिटल R। ठीक है, जब आप कैपिटल R से आगे चले जाओगे देन जो भी आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है दैट विल डिक्रीज इन दिस फॉर्म 1 upon r के फॉर्म में। सो दिस इज रॉन्ग आंसर एंड दिस इज राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज C।